हीरपुर गांव में अनन्या अपनी माँ यशोदा के साथ रह रही थी। यशोदा के पति का पिछले वर्ष सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। पति के मर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां यशोदा के ऊपर आ गई थी। यशोदा लोगों के घरों में काम करके किसी तरह अपना गुजारा किया करती थी। इधर अनन्या अपने घर के इन हालातों से बेखबर अपनी ही दुनिया में मगन रहती थी। उसे खेलना, लोगों से बातें करना, घूमना, नए नए कपड़े पहनना बहुत पसंद था। उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी रूपाली। रूपाली गांव के सेठ की बेटी थी जिसके यहाँ यशोदा काम करती थी। अरे रूपाली, तेरा ये लहंगा तो बहुत सुंदर है, तुझे अच्छा लग रहा है ना, तो तू इसे रख ले। वैसे भी मेरे पास बहुत सारे लहंगे हैं। क्या सच में? सच में ले ले। अनन्या खुशी खुशी उस लहंगे को घर लाकर अपनी माँ को दिखाती है। माँ, ये देखो लहंगा कैसा लग रहा है, रूपाली ने दिया है। अच्छा है ना माँ? मैं कल इसे ही पहनकर घूमने जाऊंगी। भगवान जाने तुझे कब अकल आएगी, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन घर की जिम्मेदारियों का जरा भी एहसास नहीं है तुझे। पूरे दिन घूमने और मस्ती करने के अलावा कुछ भी नहीं आता क्या तुझे? माँ, डांट क्यों रही हो? रूपाली भी तो पूरे दिन घूमती रहती है, उसके घर वाले तो उसे कुछ नहीं कहते, फिर आप क्यों मुझ पर इतना गुस्सा कर रही हो? रूपाली इस गांव के सेठ की बेटी है, सेठ की, समझी? हम उनकी बराबरी इस जन्म में तो क्या अगले जन्मों में भी नहीं कर सकते, पर तुझे ये सब समझ में तो आएगा नहीं। हाँ माँ, मैं समझना भी नहीं चाहती। आखिर हम में और रूपाली में फर्क ही क्या है? दोनों एक जैसे ही तो हैं। एक जैसी जिंदगी क्यों नहीं जी सकती मैं? उसके भी तो हाथ पैर हैं, मेरे भी हैं, वो भी सुंदर है, मैं भी हूँ। उसे भी घूमना फिरना पसंद है, मुझे भी है। तुझे जल्दी समझ आ जाएगा। रूपाली की दोस्ती सिर पर ज्यादा ही चढ़ गई है ना। अब से तेरा बाहर खेलना कूदना सब बंद। अब से तू मेरे साथ काम पर चलेगी और मेरे काम में हाथ पटाएगी। अब तुझे समझ आएगा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं और अमीर और गरीब में क्या फर्क होता है। अब जल्दी से जा, सो जा। अगले दिन यशोदा अपने साथ अनन्या को भी काम पर ले जाती है। ये ले झाड़ू और पूरी हवेली की अच्छे से सफाई कर। ठीक है माँ। अनन्या उदास मन से महल की सफाई कर रही थी। सफाई करते करते वो रूपाली के कमरे में पहुंच जाती है। अनन्या, तू ये क्या कर रही है? आज यशोदा आंटी नहीं आई है क्या? धीरे बोल, माँ किचन में है। मुझे पता है ना, आज राहुल का बर्थडे है और आज हम सबको वहीं जाना है। और ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी? यार, राहुल तुझे कितना पसंद करता है। आज उसके बर्थडे के दिन तो कुछ अच्छा पहन के लेती। यार रूपाली, मैं नहीं आ पाऊंगी। नाटक मत कर, ये ले मेरे कपड़े। अब जल्दी तैयार हो जा और चल। तुझे तो पता है मैं भी तेरे बिना नहीं जाऊँ। रूपाली अपने साथ अनन्या को लेकर बाहर चली जाती है। इधर किचन का काम करके यशोदा जब घर जाने लगती है तब मालकिन कहती है, अरे यशोदा, आज घर की सफाई नहीं की है क्या? देखो तो कितना गंदा पड़ा है घर। माफ करना मालकिन, अभी करती हूँ। यशोदा फिर पूरी हवेली की सफाई करके शाम को घर जाती है और घर आकर गुस्से में अनन्या का इंतजार करने लगती है। आने दो इस अनन्या की बच्ची को, मैंने भी आज उसकी अकल ठिकाने नहीं लगाई, फिर मैं भी उसकी माँ नहीं, बहुत सिर पर चढ़ गई है। इधर राहुल अनन्या से कहता है, अनन्या, मुझे तुम बहुत पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राहुल, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और अच्छे इंसान भी, लेकिन जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मैं अपनी माँ से बात करना चाहती हूँ। इसके बाद ही मैं तुम्हें हाँ कहूँगी। ठीक है, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। इधर शाम को जैसे ही अनन्या घर आती है तो उसकी माँ उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। मनहूस, किसी काम की नहीं है तू, न तो तुझे मुझसे प्यार है न ही मेरी। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, मुझे माफ कर दो माँ। आपके सिवा आखिर इस दुनिया में मेरा है ही कौन माँ? मैं आपकी सारी बात मानूंगी। ठीक है, अब रोना बंद करो, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, जल्दी से मुंह हाथ धो लो। माँ, आज खाना मैं बनाऊंगी, आज से आप सिर्फ आराम करोगी। आज मैं छोले पूड़ी बनाऊंगी, रहने दे, तेरे बस का नहीं है, मैं बना देती हूँ।
नहीं माँ, आज से घर के सारे काम मैं करूँगी और अगर खाना अच्छा बना तो आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? वो मैं बाद में बताऊंगी। अब मैं चली खाना बनाने। अनन्या अकेले किचन में खाना बना रही थी। अनन्या आज बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि अनन्या को भी राहुल बहुत पसंद था। इधर यशोदा भी अपनी बेटी को आज पहली बार दिल से घर का काम करते देख खुश थी, लेकिन न जाने इनकी खुशी को किसकी नजर लग गई। अनन्या पूड़ी बनाने के लिए जैसे ही पूड़ी तेल में डाली, सारा तेल उड़कर उसके चेहरे पर गिर गया। अनन्या की चीख निकल गई, माँ बचाओ, हाय राम क्या हुआ, ये क्या हो गया, पूरा चेहरा जला लिया तूने। अरे करमजली, यही दिन दिखाना बाकी रह गया था क्या? अब मैं क्या करूँ? कौन ब्याह करेगा तुझ जैसी कलमुई से? भगवान, ये दिन दिखाने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यशोदा अपनी किस्मत को कोसते हुए अनन्या के चेहरे पर हल्दी का लेप लगाती है और कुछ जड़ी बूटियां भी लगाती है। कुछ दिनों बाद अनन्या का जख्म तो भर जाता है, लेकिन वो बहुत बदसूरत हो जाती है। उसका जला हुआ चेहरा दिखने में बहुत ही गंदा लग रहा था और उसका चेहरा देखने में बहुत ही गंदा लग रहा था। करमजली, मैं सेठ के घर जा रही हूँ। अब अपना जला हुआ मुंह लेकर पूरे गांव में मत घूमते रहना, घर पर ही रहना, समझ गई ना? इधर यशोदा को पता चलता है कि कई दिनों से काम पर नहीं आने की वजह से उसकी मालकिन ने उसकी जगह किसी और नौकरानी को रख लिया है और उसे काम से निकाल दिया है। ये सुनकर यशोदा को बहुत दुख होता है। वो दुखी मन से घर आकर बैठ जाती है। क्या हुआ माँ, आज आप जल्दी आ गई? तबीयत तो ठीक है ना? जिसकी तुझ जैसी मनहूस बेटी हो वो भला माँ कैसे ठीक रह सकती है? तू मर क्यों नहीं जाती? तू इतनी तकलीफ क्यों दे रही है मुझे? आज तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई, कोई मुझे काम नहीं देना चाह रहा, सब तेरी वजह से। अब क्या होगा हमारा? हम सब क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे? भगवान उठा ले मुझे, मैं नहीं जीना चाहती। अपनी माँ को इस तरह रोता देख अनन्या भागते हुए रूपाली के पास जाती है। रूपाली, तेरी माँ ने मेरी माँ को काम से निकाल दिया है, प्लीज आंटी से बोलकर उन्हें वापस काम पर रख लेना, प्लीज रूपाली। दूर हट जा, पागल हो गई है क्या? छी, देख ना, मुझे तेरे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन तुझे तो पता ही है मुझे बदसूरत लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज चली जा यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं तुम लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अब खड़ी क्या है, निकल जाए यहाँ से। रूपाली, तू तो मेरी दोस्त है ना, तू ऐसा कैसे बोल सकती है? दोस्त थी जब तू सुंदर थी, मैंने कभी तुझ में भेदभाव नहीं किया था, तुझे सगी बहन से भी ज्यादा प्यार दिया, लेकिन अब नहीं। बदसूरती से मुझे सख्त नफरत है, दूर हो जा, अब कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सुनकर अनन्या को बहुत बुरा लगता है, उसका दिल फट जाता है। वो रोते हुए वहाँ से जंगल की तरफ निकल जाती है। काफी दूर चलने के बाद उसे एक झरना दिखता है। वो उसी में कूदकर अपनी जान देने की सोचती है। हे झरना, मुझे खुद में संभालो, अपने में विलीन कर लो, मैं अब जीना नहीं चाहती। तभी झरने में से आवाज आती है, प्यारी लड़की, जिंदगी को खत्म करना बहुत बड़ा पाप है। आखिर तुम ईश्वर के दिए हुए इस अनमोल जीवन को क्यों नष्ट करना चाहती हो, मुझे बताओ। फिर अनन्या रोते हुए अपने बारे में झरने को सब कुछ बताती है। ये सुनकर झरना कहती है, ये लो प्यारी लड़की, ये जादुई लहंगा है, इस लहंगे को पहनते ही तुम पहले की तरह खूबसूरत हो जाओगी। अब तुम घर जाओ, तुम्हारे दुख का समय अब खत्म हुआ। ये लहंगा कोई आम लहंगा नहीं है, बल्कि जादुई लहंगा है, इससे तुम कुछ भी मांग सकती हो। अब जाओ और अपनी विशाल जीवन बिताओ और जिंदगी में कभी हार नहीं मानना और दूसरों को भी यही शिक्षा देना। अनन्या झरने का धन्यवाद कर उस लहंगे को लेकर घर आती है। तभी वो राहुल को अपने घर से बाहर जाते हुए देखती है। माँ, ये लड़का क्यों आया था यहाँ? बेटी, तू कहाँ चली गई थी? मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा। आज इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी। ये लड़का मुझसे तुम्हारा हाथ मांगने आया था, मैंने उसे तुम्हारे जले हुए चेहरे के बारे में भी बताया, लेकिन उसे फिर भी तुमसे कोई ऐतराज नहीं हुआ। वो तुझे सच में बहुत प्यार करता है, तुझे इससे अच्छा जीवन साथी नहीं मिल सकता। ये तेरा चेहरा इतना साफ कैसे हो गया? तू पहले की तरह सुंदर कैसे हो गई? और ये इतना कीमती लहंगा
ये किससे मांग कर लाई है? माँ ये मेरा लहंगा है, मेरा खुद का। अनन्या अपनी माँ को लहंगा और उस चढ़ने के बारे में सारी बातें बताती है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अनन्या उस जादुई लहंगे से अपनी माँ के लिए अच्छा सा एक घर मांगती है, उसमें जरूरत की सारी चीजें मंगवाती है। अब यशोदा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास वो सब कुछ था जो एक खुशहाल जीवन जीने के लिए चाहिए होता है। और फिर बड़े ही धूमधाम से राहुल और अनन्या की शादी की घोषणा की जाती है। शादी में गांव के सभी लोग आते हैं। रूपाली भी शादी में अनन्या को बधाई देने के लिए आती है। अनन्या मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। आज मुझे समझ आ गया इंसान बाहर से नहीं बल्कि दिल से सुंदर होना चाहिए। ये सब मैंने उस वक्त राहुल से सीखा है। मेरे लाख समझाने के बावजूद भी वो तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे घर तक तेरा हाथ मांगने चला गया। तुझे बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिला है। हमेशा खुश रहना। शादी की बहुत बहुत बधाई हो मेरी प्यारी दोस्त। मुझे अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर देना प्लीज। बहुत समय पहले की बात है। सुनीता अपनी माँ बबली के साथ सलारपुर गांव में रहती थी। सुनीता बहुत गरीब परिवार से थी। बबली अपने पति के गुजर जाने के बाद अपनी बेटी को अकेले ही संभाल रही थी। बबली खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट थी और साथ में उसको खाना बनाना बहुत पसंद भी था। इसलिए वो अपने पति के चले जाने के बाद सड़क पर छोले भटूरे बेचकर पैसे कमाया करती थी और उसी से अपना घर चलाया करती थी। सुनीता सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी। सुनीता के स्कूल में बहुत सारी लड़कियां पढ़ने आया करती थी। कोई गरीब फैमिली से थी तो कोई मिडिल क्लास फैमिली से। मिडिल क्लास फैमिली से आई हुई लड़कियां ज्यादातर गरीब घर की लड़कियों का मजाक उड़ाया करती थी और साथ में ही उन्हें चिढ़ाया भी करती थी। सुनीता पढ़ने में बहुत होशियार थी। साथ ही उसके बैठने वाली लड़की रीति भी उसी की तरह पढ़ने में बहुत होशियार थी। सुनीता और रीति दोनों ही गरीब घर से थी। दोनों ही पढ़ने में बहुत समझदार थी। वही पास में खड़ी शिवानी और रिया पढ़ने में जीरो थी, जिन्हें कुछ भी नहीं आता था। लेकिन एक दिन क्लास में टेस्ट होने के बाद जब दोपहर तक वो टेस्ट कॉपी वापस मिलती है तो सभी बच्चे अपने अपने नंबर देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन शिवानी और रिया दोनों ही फेल हो जाती हैं। उस छोटे से टेस्ट में फेल होने के बाद शिवानी और रिया दोनों के गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। शिवानी सुनीता से कहती है, जितने बच्चे आज टेस्ट के पास हुए हैं उन सभी को सुनीता अपनी छोले भटूरे की दुकान से छोले भटूरे खिलाएगी। क्यों सुनीता? हाँ, तुम सबको अब कैंटीन जाने की क्या जरूरत है जब क्लास में ही छोले भटूरे वाली बैठी हो। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, इसके छोले भटूरे आप सबको ही मुबारक हो, क्योंकि इसके यहाँ पता नहीं कौन सी क्वालिटी का तेल यूज होता है और उसे कढ़ाई में पूरे दिन चलते चलते सारी मिट्टी भर जाती है और वो लोग शौक से खाते हैं। लेकिन मैं तो उन छोले भटूरे को देखूं भी ना। जिस टीचर ने टेस्ट पेपर दिए होते हैं वो वहाँ पर आ जाती है और शिवानी से कहती है, तुम सब बच्चे ऐसे ही हंसते रहो और एक दिन सुनीता इस स्कूल से मिली हुई स्कॉलरशिप पर बहुत मौज करेगी। तुम सब कोई ठेला लगाना, तो कोई कपड़ों की दुकान में कपड़े बेचने का काम करना, तो कोई कचौड़ी सब्जी लगाना, कोई कुछ। लेकिन तुम सबको मैं बता दूं, अगर यही हाल रहा तो पूरी क्लास फेल हो सकती है और सिर्फ तुम्हारी क्लास में कोई पास होगा तो वो सिर्फ सुनीता और रीति। अपने अपने टेस्ट नंबर देखकर और टीचर की बातें सुनकर क्लास के सभी बच्चे सुनीता और रीति से गुस्सा हो जाते हैं और सभी उनसे बदला लेने के बारे में सोचते हैं। तभी शिवानी और रिया दोनों ही क्लास के बच्चों को भड़काती है, अगर तुम सब ने मेरा साथ दिया तो सुनीता को हम इस स्कूल से निकलवा देंगे और फिर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो पढ़ाई में इतने अच्छे नंबर ला सके। रही बात रीति की तो उसे तो मैं समझा दूंगी, तुम सबको हमारा साथ देना। क्लास के सभी बच्चे शिवानी और रिया का साथ देते हैं और सुनीता के मिलते ही सभी बच्चों से खूब मारते हैं। खूब मार खाने के बाद सुनीता बेहोश हो जाती है और वहीं गिर जाती है।
शिवानी, तुमने इसको इतना मारा, ये बेहोश होकर गिर गई। कहीं हमारे ऊपर बात तो नहीं आ जाएगी और ना कहीं हमें जेल हो जाए। कितना डरती हो तुम रिया, तुम्हें पता है आज इसको मार मार के मेरे दिल को बहुत संतुष्टि मिल गई है। सुनीता बहुत सीधी होती है, जैसे ही उसे होश आता है वो उठती है और सीधा घर चली जाती है। घर जाकर वो अपनी माँ को सारी बातें बताती है। अगले दिन सुनीता अपनी माँ के साथ स्कूल पहुँचती है और स्कूल के प्रिंसिपल से मिलती है। प्रिंसिपल से मिलने के बाद सुनीता अपनी चोट दिखाती है। जगह जगह सुनीता के शरीर पर नीले नीले दाग पड़ जाते हैं। सुनीता की इस हालत को देखकर प्रिंसिपल भी सोच में पड़ जाती है और फिर वो शिवानी को अपने रूम में बुलाकर समझाती है और फिर सभी क्लास के बच्चों को इकट्ठा करके समझाती है। शिवानी अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आती और एक दिन की बात है, सभी बच्चे चिल्ड्रंस डे पर अपने घर से कुछ ना कुछ बनवा कर लेकर आते हैं और सभी मिलकर एक दूसरे के साथ लंच शेयर करते हैं। देखो, आज मैं चिल्ड्रंस डे की खुशी के मौके पर घर से क्या लेकर आई हूँ। तुम शहर की महंगी महंगी टॉफी और चॉकलेट लेकर आई होगी। तुमने बिल्कुल सही पहचाना है, ये शहर की महंगी महंगी स्वीट है। अरे मेरी स्वीट छोड़ो, चलो चलकर छोले भटूरे वाली के पास चलते हैं। देखते हैं आज जरूर वो छोले भटूरे लेकर आई होगी। आज हम सब इतना अलग अलग खाना बनवा कर लेकर आए हैं, कोई मैगी तो कोई चाउमीन, कोई ब्रेड पकोड़ा तो कोई समोसे। तो क्या लाई है छोले भटूरे वाली? मुझे लगता है जरूर आज तेरे लंच में छोले भटूरे ही होंगे। तुमने सही पहचाना, मैं छोले भटूरे ही लाई हूँ क्योंकि जिसके यहाँ जो बनता है वो वही लाता है। मेरे पास तुम सबको दिखाने के लिए शहर की महंगी महंगी चीज़ें नहीं है, जो भी लाई हूँ बहुत टेस्टी है। अरे नहीं, तेरा ये सड़ा गला खाना नहीं खाना, वरना हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे अपना खाना तू अपने पास ही रख ले। लेकिन देख मैं कितनी महंगी और अच्छी चॉकलेट लाई हूँ। अरे शिवानी, तू भी ना सुनीता के बहुत मजे लेती है। कहाँ इसकी औकात है कि इतने महंगे महंगे चॉकलेट और टॉफियाँ खाए। तभी प्रिया नाम की लड़की क्लास में सभी के सामने खड़े होकर बोलती है, तुम सबको पता है मेरे घर में मेरे पापा बहुत पैसा कमाते हैं और मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इसलिए इस बार उन्होंने मेरे सभी दोस्तों को और सभी रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को मेरी बर्थडे पार्टी में बुलाया है। तुम सबको भी वहाँ आना है। हैप्पी बर्थडे प्रिया, लेकिन मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में तभी आऊंगी जब तुम इस गरीब को वहाँ पर आने के लिए इनविटेशन नहीं दोगी। लड़कियां ये सब बातें कर रही होती हैं और सुनीता सुन रही होती है, लेकिन शिवानी की इस चाल को सुनीता समझ नहीं पाती और तभी प्रिया सुनीता से कहती है, सुनीता चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी में जरूर बुलाऊंगी क्योंकि तुम भी इस क्लास में पढ़ती हो और मैं अपने सभी दोस्तों को बुला रही हूँ। थैंक यू प्रिया, तुम इन सब लड़कियों से बहुत अलग हो। तुमने आज मुझसे पूछा, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में जरूर आऊंगी और साथ ही रीति भी आएगी। सुनीता बहुत सीधी होती है, वो शिवानी की इस चाल को समझ नहीं पाती है और बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। सुनीता और रीति सभी बच्चों की तरह तैयार होकर प्रिया के घर पार्टी में पहुंच जाती हैं। घर पहुंचकर देखती है कि सभी बच्चे अच्छे से तैयार होकर उस पार्टी में आए हुए होते हैं। जैसे ही सुनीता और रीति पार्टी में पहुंच तभी उनके साधारण कपड़े और छोटे गिफ्ट देखकर शिवानी और रिया और प्रिया तीनों लड़कियां वहां आ जाती हैं। देखो प्रिया, मैं मना कर रही थी कि तुम इसको अपनी बर्थडे पार्टी में मत बुलाओ, ये हम सबकी बेइज्जती करेगी। और अब तुम देख लो, तुम्हारे सब रिश्तेदार इसको देखेंगे तो क्या सोचेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी बर्थडे पार्टी में ये भी अपने कटे फटे कपड़े पहनकर आ जाएगी और साथ ही ये छोटा सा गिफ्ट भी उठा लाएगी। तुम्हारे इस छोटे से गिफ्ट की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इस गिफ्ट को तुम वापस ले जा सकती हो। तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कर दी, अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रिया, तुम्हारी गलती है, तुम्हें इसको यहाँ पर बुलाना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें खुद सोचना चाहिए था कि ये छोले भटूरे वाली है, अच्छे कपड़े पहनकर कैसे आएगी। इसके यहाँ यही इसके बहुत अच्छे कपड़े हैं, तभी ये ऐसे उठकर आ गई। रीति और सुनीता को बुरी भली बातें सुनाकर वो लड़कियां जोर जोर से हंसती हैं, लेकिन सुनीता अपना दिल पक्का करके वहीं खड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद प्रिया अपना केक काटती है और सब में बांटती है। जैसे ही प्रिया सभी बच्चों को केक देती है, तभी रीति और सुनीता के पास आकर केक लेकर आती है और कहती है,
लो, तुम दोनों भी केक खा लो। तुम भी याद रखोगी कि किसी अमीर ने तुम्हें अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया था और वहाँ पर तुमने इतना अच्छा केक खाया था। बस प्रिया, बस बहुत हो गया। मैं जब से आई हूँ तब से तुम्हारी बुरी भली बातें ही सुन रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी ऐसे ही निकलोगी, लेकिन आज पता चल गया कि सब अमीर एक जैसे ही होते हैं। तुमने मेरा बहुत मजाक उड़ा लिया, साथ ही रीति का भी। अब हम यहाँ से जा रहे हैं और तुम मेरी बात ध्यान रखना। 2 दिन बाद मेरा बर्थडे आने वाला है। मैं तुम्हें बताऊंगी कि प्यार से लोगों को कैसे इनवाइट करते हैं और घर में आए हुए मेहमान को कभी भी बेइज्जती नहीं करते हैं। ये चीज़ मैं तुम्हें सिखाऊंगी। मेरा बर्थडे 2 दिन बाद है। तुम सबको मेरी बर्थडे पार्टी में जरूर आना है। सुनीता की बातें सुनकर शिवानी कहती है, तुम सबने सुनीता की बातें सुन ली होगी। मुझे यकीन है तुम सब उसके बर्थडे पर जरूर पहुंचोगे। साथ में मैं भी आऊंगी। मैं भी देखती हूँ इन गरीबों का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हमें ढंग का कुछ केक खाने को मिल पाएगा। सुनीता, तुम्हें अच्छा केक खिलाना होगा, क्योंकि हम सस्ते केक नहीं खाते। सस्ते केक तो खाने से हमारा पेट खराब हो जाता है। इसलिए तुम्हें याद रखना कि अच्छी क्वालिटी का केक ही होना चाहिए। थोड़ी देर बाद सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं और सुनीता भी अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचते ही वो अपनी माँ को कहती है, माँ आपको पता है ना, मैं आज बर्थडे पार्टी में गई थी। वहाँ जाने के बाद मुझे वहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। मुझे इतनी बड़ी पार्टी को अटेंड करने का मौका ही नहीं मिला। मैं बहुत खुश थी, लेकिन वहाँ पहुँचकर मेरे सारे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया। हम दोनों बहुत गरीब दिख रहे थे, हमारे कपड़े बहुत फटे फटे थे और हम सब में बहुत अलग दिख रहे थे। इसलिए सबने हमारा खूब मजाक उड़ाया और उसके मजाक उड़ाने के बाद मैंने अपना मन पक्का किया और उन्हें अपनी बर्थडे पार्टी में आने के लिए कह दिया और साथ में पूरी क्लास के बच्चों को भी। अब कैसे भी करके मुझे अपना बर्थडे बहुत अच्छा सेलिब्रेट करना है, ताकि हमारी भी इज्जत बनी रहे। वरना ऐसे ही चलता रहा तो हम गरीब हमेशा ही ऐसे मुँह लटका कर रह जाएंगे। माँ, बेटा चिंता मत करो, मैंने कुछ पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। मैं उन पैसों से तुझे बहुत अच्छी ड्रेस दिलवाऊंगी और साथ में तेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट कराऊंगी। तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी कुछ दिनों बाद मुझे एक इवेंट में छोले भटूरे का स्टॉल लगाने का मौका मिला है। वहाँ पर जितनी भी सेल होगी उसका 1% मुझे मालिक को देना होगा और बाकी सारा पैसा मेरा। अरे माँ, आपने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। अब मैं अपने सभी दोस्तों को बिना किसी चिंता के बुला सकती हूँ और साथ में ही मैं उन्हें खाने के छोले भटूरे भी खिलाऊंगी। अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बबली उस इवेंट में बहुत अच्छे से अपना स्टॉल लगाती है। सभी लोग उस इवेंट में बहुत एंजॉय करते हैं और छोले भटूरे भी खाते हैं। बहुत सेल होने के बाद बबली को बहुत खुशी होती है। बबली मन ही मन बहुत खुश होती है। जैसे ही इवेंट खत्म होता है बबली मालिक से पैसे लेने जाती है, लेकिन मालिक कहता है, देखो बबली, तुम्हारा स्टॉल बहुत अच्छा था, लेकिन तुम्हारे स्टॉल ने किसी और स्टॉल की बिक्री नहीं होने दी। सब लोग तुम्हारे यहाँ ही छोले भटूरे खा रहे थे, जिस वजह से किसी और के यहाँ पर लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। और मैं घाटे का सौदा नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी कमाई का आधा हिस्सा खुद रखूँ। मालिक आधे पैसे रख लेता है और आधे बबली को दे देता है। ये सब देखकर बबली मन ही मन चिंतित हो जाती है और रास्ते में आते आते बड़बड़ाती है, हे भगवान, अब मैं अपनी बेटी का जन्मदिन सेलिब्रेट कैसे करूंगी? उसने मुझसे बहुत सारी आस लगा रखी है और कल ही मेरी बेटी का जन्मदिन है। अब मैं उसे अपना मुंह भी नहीं दिखा सकती। कुछ मदद करो भगवान, कोई रास्ता दिखाओ। बबली का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तभी वहाँ पर खड़े पेड़ के पास से आवाज आती है, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज तुम बहुत अच्छी माँ हो। तुमने अपनी बच्ची के लिए हमेशा ही अच्छा किया है, तो अब मैं तुम्हारी बच्ची के सामने तुम्हारी इज्जत कायम रखूँगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक बहुत अच्छा केक है। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और एक केक से मेरा क्या होगा? मुझे मेरी अपनी बच्ची को ड्रेस दिलवानी है, उसके आए हुए दोस्तों को खाना भी लाना है। तुम बहुत भोली हो। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ पेड़ बोल रहा हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मुझे हर कोई नहीं देख सकता। ये जादुई केक है, कोई मामूली केक नहीं है। इस केक से तुम जो चाहो वो मांग सकती हो। आप सच में बहुत अच्छे हो। आपने आज अगर
मेरी मदद ना करी होती तो कल मैं अपनी बेटी का जन्मदिन कैसे मनाती। मैं तो अपनी बेटी के आगे अपना मुंह भी नहीं दिखा पाती, लेकिन आज आपकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ और मैं अब इस जादुई केक की मदद से अपनी बच्ची को भी खुश कर पाऊंगी। बबली जल्दी जल्दी उस केक को अपने घर ले जाती है और चुपचाप सो जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है वो जादुई केक को अपनी बच्ची के सामने रखती है और कहती है, हे जादुई केक, हम बहुत गरीब परिवार से हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप हमारी मदद करो और आज मेरी बच्ची का जन्मदिन है, उसे परी की तरह सुंदर और तैयार कर दो और मेरे छोटे से घर को एक बड़े से घर में बदल दो, साथ ही इसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें रख दो। बबली के कहते ही उसका छोटा सा घर एक बड़े से घर में बदल जाता है। उसके पास एक खड़ी सुनीता परी में बदल जाती है और सब कुछ इतना अच्छा देखकर बबली बहुत खुश होती है। वो पूरा दिन माँ बेटी खुशी से अपना दिन बिताते हैं और शाम होते ही सुनीता की माँ केक को सामने रखती है और कहती है, हे जादुई केक, अभी हम सब बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो मुझे एक बड़ा सा केक और खाने के लिए बहुत सारा तरह तरह के व्यंजन दे दो ताकि मैं अपनी बच्ची का दिल खुश कर सकूं और मेरी बच्ची के दोस्त भी ये सब देखकर खुश हो जाएंगे और इसकी इज्जत करने लगेंगे। बबली के इतना कहते ही जादुई केक में बहुत सुंदर केक निकलता है और ढेर सारे व्यंजन आ जाते हैं, जैसे ही चाउमीन, मोमोज, बर्गर, सैंडविच, कोको कोला आदि। ये देखकर बबली और सुनीता बहुत खुश होती हैं। साथ ही सुनीता के सभी दोस्त घर पर आ जाते हैं और इतनी सुंदर डेकोरेशन देखकर सुनीता के सभी दोस्त हैरान रह जाते हैं। सुनीता के घर में इतना बड़ा केक देखकर सभी बच्चे उस केक को घूरते रह जाते हैं। तुम सब हमारे बर्थडे के बारे में बताओ, तुम सब ने बहुत ही मजे किए ना, तुमने बहुत एंजॉय किया ना, क्या तुम सब मेरी किसी भी चीज से खुश नहीं हो? तो मुझे बताओ, मैं जानती हूँ तुम सब ने मेरा बहुत मजाक बनाया, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हमें हमेशा दूसरों की इज्जत करनी चाहिए और हम गरीब हैं तो क्या हुआ, आज इस बर्थडे पार्टी में आपने मेरा तुम लोगों के लिए प्यार देख ही लिया होगा। सुनीता अपनी बातें कहकर उस पार्टी में अपने दोस्तों को बहुत खुश कर उसके सभी दोस्त उसकी बर्थडे पार्टी में नाचते गाते हैं और वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहती है।